राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साहित्य जगत के साथ ही देश की आजादी के आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का आज 160वां जन्म दिवस है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ जी को साल 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य श्रेणी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वे भारत के साथ ही एशिया महाद्वीप में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले अकेले भारतीय बने। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरले साहित्यकारों में से एक है जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर जी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगान ऐसा गीत है जो किसी भी देश के इतिहास को दर्शाता है, देश की एक अलग पहचान बताता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर राष्ट्र प्रथम की टीम उन्हें शत शत नमन करती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर आने लगी। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंतर्कलह का नतीजा बताया है। पीएम मोदी ने भी फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत में हिंसा से उपजी हालत का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। पुलिस के मुताबिक अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने ये नहीं बताया कि मृतक किस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन भाजपा का मानना है कि उनमें से कई लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में हो रही हिंसा के तांडव के खिलाफ हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए सीमित संख्या में एकत्र हुए हैं। जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है, तब से लेकर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को लगातार तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवी तत्वों के द्वारा प्लान प्रायोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां पर शांति होती है। पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, वहां शांति है। और भी कई राज्य जहां पर हिंसा नहीं हुई है। और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रचा जा रहा है,
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा की जा रही कायराना हरकत के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं और हम उन सभी पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समर्थन किया। ममता बनर्जी जी को ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय कम्युनिस्ट शासन था उस समय उनके ऊपर जब कम्युनिस्टों ने जब अत्याचार किए थे तब वो त्राही कर रही थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बचाया था। अगर इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, निर्दोष कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी को ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस कोरोना काल की ऐसी परिस्थितियां हैं, हम पूरी मजबूती के साथ ऐसे निर्दोष कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। आज जख्म ऐसे उभर आए हैं कि जैसे मानो बंगाल के अंदर एक पार्टी न जीती हो, कोई दूसरा देश बन गया हो और इस तरह की हिंसा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आने वाले समय में पार्टी इस बारे में मांग करती है कि ममता बनर्जी तुरंत ऐसे दोषियों को गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है तो वहीं दिल्ली में कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लगाया गया है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीएम आईएएस ऑफिसर ईशा खोसला से बातचीत की। आइए जानते हैं डीएम आईएएस ऑफिसर ईशा खोसला ने कोरोना की तैयारियों को लेकर राष्ट्र प्रथम की टीम से क्या कहा। हमारे साथ अभी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की जिलाधिकारी महोदया हैं और कोरोना का कहर और उससे कैसे बचा जाए इस विषय पर मैं उनसे थोड़ी बात करूंगा। तो माननीय जिलाधिकारी महोदया, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है और उसमें आप क्या सलाह देंगी अपने जिले की जनता को? नमस्कार। पहले तो हम बताना चाहेंगे जैसे जो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू लगाया। सबसे पहले तो मेरा निम्न निवेदन है सभी जो यहाँ के दिल्ली के वासी हैं कि कर्फ्यू का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, मास्क पहने रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अधिक से अधिक मात्रा में जो लोग एलिजिबल हो गए हैं, 18 साल से अधिक हो गए हैं, वो अपना वैक्सीन लगाएं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर कोई हमें दिख रहा है वरिष्ठ हमारा वो है सीनियर सिटीजन है, कोई या बच्चे हैं, उनको हमें हेल्प करना है अगर वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आपके जिले में क्या स्थिति है कोरोना की? अधिकतम जानकारी क्या है आपके पास? अभी स्थिति जैसा कि हमारा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें हमारा जो केसेस है कम हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रही है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। स्पेशली हम लोग को देख रहे हैं लोग कर्फ्यू का पालन करें और हम हेल्प कर रहे हैं लोगों को जिनको ऑक्सीजन का ज़रूरत रहता है। हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं कि जिनको टाइमली ऑक्सीजन पहुँचा जाए। और आपके जिले में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाधिकारी महोदय। आप के प्रयास से जिले की जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहें और आपने इस कोरोना काल में हमारे डीआईडी न्यूज़ को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी महोदया ने जो बातें कही है उसे सबको अमल करनी चाहिए
और उन्होंने जो जनता से अपील की है कि अकारण घर से न निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है ज़रूरी, और बराबर क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनके साथ अतिरिक्त जिलाधिकारी नितिन जिद्दल, एसडीएम और जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, सभी कोरोना के चेन को तोड़ने में लगे हैं और निश्चित रूप से कोरोना का काल खत्म होगा। आप लोग सब्र रखें, घर में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए, नॉर्थ जिलाधिकारी कार्यालय से। राज सर्वप्रथम से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अजित सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि वे हमेशा किसानों के हित में उनके उत्थान हेतु सोचा करते थे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों के साथ हूँ। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है, खास करके जो किसान वर्ग है इस देश का। अभी हाल में जो भारत सरकार के द्वारा 3 काला कानून पास हुआ किसानों के खिलाफ, उसमें वो भी अगुआ थे और किसानों के पक्ष में लगातार न केवल बयान देते थे बल्कि अपने इलाके में सब लोगों को उस आंदोलन को ताकत देते थे। भारत सरकार में कई बार मंत्री रहे, उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो भी किसानों के हितैषी थे। उनके जाने से इस देश ने एक न केवल बड़ा किसान नेता बल्कि राजनीति का एक बड़ा व्यक्तित्व खो दिया, जिसको हमेशा ये देश याद रखेगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना का आतंक फैला हुआ है, तो वहीं कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में भी परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान पर बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच भी दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। यहां तक कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी ऑक्सीजन को लेकर मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग घरों में ही आइसोलेट हैं, उन्हें ऑक्सीजन भरवाने में घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। राज सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली के मायापुरी के ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन भरवाने के लिए लाइनों में खड़े लोगों से बात की। देखिए राज सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। आप यहाँ इसलिए आए? हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आए। मतलब आपका पेशेंट किसी हॉस्पिटल में है? नहीं, हमने घर पे आइसोलेट कर रखा है। जी सर, हम 3-4 घंटे से घूम रहे हैं, इधर उधर मिल ही नहीं रही। अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ मिल जाएगी, लाइन में लग जाओ। वो सर हम सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, व्हाट्सएप पे देख के, वैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रखे हैं। जी ये एरिया वाइज दे रहे हैं कि नियर बाई एरिया है उसी के देंगे, बाहर वालों को नहीं दे। ID जमा कर रहे हैं। हम ये सागरपुर में रहते हैं। नहीं, पेशेंट घर पे ही है। हाँ जी, घर पे आइसोलेशन। हाँ जी सिलेंडर लेने हैं मायापुरी से। तो पेशेंट है ये हमारा घर पे ही है। घर पे मिला आइसोलेशन किया हुआ, उसके लिए गैस लेने लिया। हाँ जी, हमारे ना ज़्यादा यही है कि ऑक्सीजन की कमी है उनकी। कम से कम 45-50 तक के पास है। सुबह से लगे हुए हैं लाइन पे। अभी तो हमारा 19 नंबर है, अभी तक नंबर नहीं आया। कि चलो हम भी कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके। कोई बवाना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट भारत जी, मतलब नीरज जी है इनका नाम, बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन क्या करें, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट सबको है। हर कोई ये चाहता है कि मैं आऊँ फटाफट मेरे को मिल जाए। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी भी, लोगों की एक अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी जो है बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से जैसे परमिशन मिलती है उसी को भरा जाता है। जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्टें बनी हैं और वैसे ही हम इसको दे रहे हैं। ये अभी 100% प्लांट कंट्रोल है दिल्ली गवर्नमेंट का। अब वो जो भी बोलते हैं वही होता है यहाँ। हम ये देना चाहते हैं कि आने से पहले अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट को चेक करें, क्योंकि गैस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट
में रहने वालों को मिलेगी, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर ले, एसडीएम चेक कर ले, वहाँ पे आपको गैस मिलेगी। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं इससे निपटने के लिए प्रशासन सभी उपायों पर ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में कोरोना वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। इसी क्रम में देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। राष्ट्र प्रथम की टीम कोरोना काल में कोरोना संबंधी सभी खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली में कोरोना सेंटर्स का जायजा लिया और वैक्सीनेशन करवाने आए हुए लोगों से बात की। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचनाएं मिली हैं आपको, कैसे मिला आपको और कैसे आप यहाँ आए? कोविन के थ्रू किया था और काफ़ी कंफर्टेबल रहा जी। और ये जो है मतलब आप मतलब और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने लगवाया है, तो और लोगों को क्या मैसेज आपको? बिल्कुल कंफर्टेबल रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी और लगवाना ही चाहिए, ऑब्वियसली अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। नहीं जी, जो बिल्कुल जो पूरा ऑर्गेनाइज था, पूरा का पूरा सारा सिस्टम था, ऑर्गेनाइज था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ कंफर्टेबल रहा जी। मैं हरिनगर 110064 एरिया में रहता हूँ। मेरी सिस्टर है पूजा, ये हेल्थ वर्कर है, इसने फर्स्ट डोज लगवा रखी है। फर्स्ट डोज लगवाने के बाद आज मुझे मतलब मेरा ड्यू टाइम आ गया सेकंड डोज का। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ। ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें 18+ लग रहा है। 18+ वाले कह रहे हैं कि आप 45+ वाले में जाइए, 45+ वाले कह रहे हैं आप 18 में जाइए। मैं सारी डिस्पेंसरी, सारे स्कूल और सारे आपके कह सकते हैं गवर्नमेंट चीज़ों में सब में जा चुका हूँ, लेकिन कोई डोज नहीं लगा रहा। तीसरा दिन हो गया हेल्थ वर्कर को। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस प्रोसेस को स्मूथ करा जाए और हेल्थ वर्कर्स का और सबका स्पेशली ध्यान रखा जाए वैक्सीनेशन को लेकर। आपको जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए जो मतलब बताया गया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रहा है? इश्तिहार से और वेबसाइट से। अच्छा, मतलब ऑफिस के ईमेल मतलब वेबसाइट से? वेबसाइट वगैरह। तो उसके लिए आपने क्या किया? स्लॉट लिया सर हमने ऑनलाइन जाके, देन उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल गया हमें कल। अपॉइंटमेंट मिलते हैं उसके हाँ बाद जी, आप आते हैं? हाँ जी। ठीक है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप कैसे मतलब महसूस कर रहे हैं? नॉर्मल, कोई ऐसा हाँ जी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आधे घंटा? हाँ वो रखते हैं एक्चुअली, वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दिक्कत तो नहीं है पेशेंट्स वगैरह को, उसका ओके है, नॉर्मल है सब कुछ, ऐसा कुछ है। आप और लोगों के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैं लगवानी चाहिए, बेटर है औरों के लिए भी, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए भी। देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना कोरोना के लाखों मामले आ रहे हैं, तो वहीं हजारों लोगों की जान जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में लोगों को एक तरफ जहां कोरोना की मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते व्यापार और रोजगार का भी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली में अनाज मंडी का जायजा लिया और वहां के व्यापारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ दी है। तेजमान जी, कोरोना का कहर और ये अनाज मंडी का क्या हाल है? कर्फ्यू के कारण क्या स्थिति? स्थिति क्या है, कोरोना के चक्कर में लेबर का एक तो टिकाव नहीं हो रहा और लेबर का न टिकाव होने के कारण काम भी कम है। नरेला मंडी में तो ज्यादातर व्यापारियों का काम ठप्पे हो रहा है और रही है अभी ये दोबारा फिर लॉकडाउन हो गया। सब किस मजदूर भी अपने और व्यापारी को भी तनख्वाह निकालनी मुश्किल हो रही है मजदूर की। आप लोग काफी घाटा में जा रहे हैं इस समय? हाँ सभी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप अनाज मंडी के व्यापारी होने के नाते क्या डिमांड करेंगे, क्या मांग करेंगे? तो क्या मांग करेंगे, यह है कि अपना लॉकडाउन आगे न बढ़ाकर डिस्टेंसिंग पे और उस पे मास्क पे ध्यान रखे और अपना काम सुचारू रूप से चलने दे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजमान जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमारे टीवी चैनल को और इनकी बातों को सरकार को सुननी चाहिए और अनाज मंडी के व्यापारियों की समस्या का हल करना चाहिए। अनाज मंडी के व्यापारी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ईश्वरचंद अग्रवाल। तो अग्रवाल जी, क्या स्थिति है पिछले साल का कोरोना और इस साल भी महामारी कोरोना का कहर ढा रहा है? पीछे भी हम कोरोना के मामले में मंडी के व्यापारी सब का बुरा हाल है। सब जो मजदूर है ये सब यहाँ से है ना चले गए हैं और मंडियों में काम बिल्कुल ना के बराबर है। सब व्यापारी है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई भी व्यापार में कोई काम नहीं चल रहा है, सब परेशान है। पहले लॉकडाउन से झेला था, अब फिर दोबारा फिर लग गया, उससे फिर व्यापार में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिससे कि मजदूर है ना उनकी मजदूरी पल्ले नहीं पड़ेगी तो जाएंगे ही। व्यापारी है वो मजबूर होकर खाली बैठा है।
जमींदार का कोई माल नहीं आ रहा, जमींदार का माल नहीं आएगा तो व्यापारी खाली बैठेगा। तो कुल मिला के कितने व्यापारी हैं आपकी मंडी में? हमारी मंडी में जी ये लगा लो 550-600 लाइसेंस व्यापारी है। और कितने लेबर काम करते होंगे? लेबर कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी लेबर का काम करता है। सभी पलायन कर गए? सभी पलायन, बहुत ही कम ना के बराबर है, मतलब ये 90% पलायन कर गए। तो आप क्या सरकार से मांग करेंगे? केंद्रीय मंत्री कृषि और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या डिमांड करेंगे अग्रवाल साहब? ऐसा है, मैं सीएम साहब से क्या करूँ, क्योंकि ये तो हालात धनासट के ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि ये भी मजबूर है, ये भी इसमें क्या कर सकते हैं। जब एक है ना ये बीमारी इस किस्म की आई है जिससे कि है ना हम है ना इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या अनाज मंडी गरीब गुरबों की मदद में आगे आ रही है इस समय? नहीं जी, व्यापारी तो कुछ है ना, बल्कि है ना मजदूर आदमियों की सेवा ही कर रहा है। जितना अपने से व्यापारी से पुग रहा है उतना वो है ना मजदूर आदमी की सेवा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कोरोना काल में हमारे DID न्यूज को समय दिए। आप भी बचे, समाज को भी बचाएं, और 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी। सब मैं को अपना डिस्टेंस रख के और अपना बैठे सुन ना, ऊपर वाला जो काम आएगा तो उतना हो जाएगा। पहले बीमारी से तुम छुटाओ, बीमारी से तुम छुटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है जी जगदीश प्रसाद। तो जगदीश जी, कैसी स्थिति है, जरा संक्षिप्त में बताएं। ऐसा है कि जी बुरा ही हाल है, व्यापार एकदम बैठ गया। हाँ, व्यापार खाली बैठे, भूखमरी फैल गई, समझा जी काम धंधा ठप हो गया है। समझा क्या बीमारी के डर लगने लगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, समझा ना क्या करें, क्या नहीं, मजबूरी है। बहुत ही बुरा हाल है। इन व्यापारियों ने अपने लाखों रुपये लगा के अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोची थी। कोरोना काल का पहला फेज खत्म हो चला था, लेकिन दूसरा कोरोना काल के कहर ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। इनका व्यापार बिल्कुल बैठ गया है, और ये देखें इनके सारे सामान पड़े हैं, ग्राहक आ ही नहीं रहे, लॉकडाउन लगा है। यह स्थिति कमोबेश पूरे अनाज मंडी की है। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए। ब्रह्मचारिणी नंदना जी चैतन्य द्वारा स्थापित अर्शदीप संस्था और C2RWA के सौजन्य से अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन आज C2RWA परिसर में किया गया। उनका इस अन्नदान कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यही था कि जो सर्वाधिक जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये सहायता पहुंचाई जा सके। अन्न का दान महादान माना जाता है, और इस दान के पीछे भी यही भाव था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक एक छोटी सी सहायता पहुंचाई जा सके। अर्शदीप संस्था आरंभ से ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती आई है, जिसके माध्यम से वह समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनके उत्थान के लिए कार्य करती है। कामिनी अग्रवाल जी सभी कर्मचारियों को मास्क बांटती हुई। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं यह देखने के लिए कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। सभी महिलाएं यहाँ पर मास्क लगा के खड़ी हुई हैं और अपनी बारी की इंतज़ार कर रही हैं। अर्शदीप संस्था ब्रह्मचारिणी नंदना जी चैतन्य द्वारा स्थापित है और उनकी तरफ से हमें अनुदान राशि मिली है। C2 सोसाइटी इसका माध्यम बनी है कि हम ऐसे जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर सकें जिन्हें इसकी सच में सख्त आवश्यकता है। इस किट के अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि रसोई के अंदर रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसे शामिल कर सकें, और हमारे साथ रामचंद्रन जी हैं जिन्हें हम ये किट उपहार स्वरूप दे रहे हैं। रामचंद्रन जी, इसमें जो सामान रखा हुआ है, जो रसोई में जरूरत का सामान है, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, तेल, नमक, तो क्या आपको इस समय में कोरोना काल में जब बहुत मुश्किल का समय सामना करना पड़ा है लोगों को, इस किट की आपको कितनी आवश्यकता है और ये क्या महत्व रखती है आपको? मैडम, मेरे लिए तो ये सोने की किट जैसा है, क्योंकि अभी मेरे घर पे बहुत ही दिक्कत है, खाने की बहुत दिक्कत है, काम सब वगैरह तो बंद है कोरोना की समस्या की वजह से। इस वजह से मैडम इसकी बहुत मुझे ज़रूरत है और आप हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद रामचंद्रन जी। उम्मीद है आपकी रसोई को थोड़ी सी सहायता इस किट से मिलेगी। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। कोरोना काल के संकट में भी मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। इसी क्रम में पश्चिमी जिला पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हेमंत मेहता नामक एक व्यक्ति ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य उपकरण आयात किए हैं।
और उन्हें भारी मात्रा में जनकपुरी के क्षेत्र में 1,30,000 से 1,40,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए एसीपी अर्शदीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने एक जाल बिछाया और 5 मई को B2 ब्लॉक जनकपुरी से हरिओम प्रकाश शर्मा नामक एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके कब्जे से 2 स्टीमर के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स बरामद हुई है। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि उसने बरामद कॉन्सेंट्रेटर्स को अपने मालिक हेमंत मेहता के निर्देश पर वितरित किया था, जिन्होंने चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और अन्य उपकरण आयात किए थे। ड्राइवर हरि के कहने पर उनके मालिक हेमंत मेहता को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने खुलासा किया कि वे एक आयातक है और चीन से 50 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स मशीनों का आयात करते हैं और कोरोना महामारी के कारण हर कोई किसी भी हालत में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस अफसर को पकड़ लिया और जरूरतमंद लोगों को 1 लाख से ज्यादा भारी मात्रा में उन्हें बेचना शुरू कर दिया। हेमंत मेहता के कब्जे से कंसेंट्रेटर्स के 17 वोल्टेज स्टेबलाइजर और 270 स्टीमर्स के साथ 17 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में तिलकनगर के एसीपी सुरेंद्र कुमार और विकासपुरी के एसएचओ महेंद्र सिंह दहिया के निर्देशन के अनुसार पुलिस ने हेड कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल कृष्ण कुमार को हनुमान मंदिर आउटर रिंग रोड पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया था। उसी दौरान हनुमान मंदिर आउटर रिंग रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल कृष्ण की विजिलेंस टीम ने एक व्यक्ति को थोड़ी दूर पीछा करने के बाद पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी व्यक्ति भागने में सफल हो गया। आरोपी की सरसरी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और जिस मोटरसाइकिल पर वो आरोपी सवार था उसकी जांच करने पर पता चला कि वह मंगोलपुरी थाना से चोरी की पाई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच कर रही है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश को डरा रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 4,14,188 नए मरीज, वहीं 4,000 लोगों की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को रोजाना देना होगा 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर शोक जताया। द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, बाजार में जरूरी सामान ही मिलेंगे। ममता का केंद्र पर तीखा हमला, कहा जनता का फैसला माने और हमें काम करने दे। आज सोनिया गांधी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक, हमें सीख लेनी होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चौथे विधायक का कोरोना वायरस से निधन, दल बहादुर कोरी ने तोड़ा दम। सीएम योगी ने दिया गौशालाओं में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लगाने का आदेश, हर जिले में बनेगी हेल्प डेस्क। कोरोना महामारी में फिल्म उद्योग के कामगारों की वित्तीय मदद करेंगे आदित्य चोपड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मतंग सिंह ने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में जिम्मेवारी का निर्वहन किया था। उनका निधन दुखद है। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन दुखद है। वह प्रख्यात चिकित्सक थे। उनके निधन से चिकित्सा जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम के कार्यक्रम से बने रहें। नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम